हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स। अगर आप देखें, दिस इज द क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन में क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है या इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है? तो ये जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसमें काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें जो हैं 6 जो हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं। और क्लोरीन में भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ये अटैच है बेंजीन रिंग से, तो यहाँ पर भी इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो क्या इसमें, जब इसमें इतना क्लाउड है यहाँ पर, तो क्या न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर इसको रिप्लेस कर सकता है क्लोराइड आयन को या नहीं कर सकता है? तो एक हमें यहाँ पर ये देखना है। एंड सेकंड इज द, क्या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इसमें हो सकता है? तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो है, क्या इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग में यहाँ पर अटैक कर सकता है? तो न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर अटैक करना, क्योंकि इसमें भी जो है नेगेटिव चार्ज होता है। और दिस इज़ आल्सो, बेंजीन जो है वो भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक काम करता है, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें रहते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पर उसकी जो रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर एक इजी वे में अटैक कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। सो द हेलो एरिन्स की जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें हम लोग आज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये हम लोग पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ जो है उसमें वुर्ज रिएक्शन, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन, तो ये इनमें क्या डिफरेंस है ये हम लोग आज देखेंगे। सो इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये जो आपके हेलो एरिन्स हैं ये लेस रिएक्टिव हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। तो क्यों हैं ये लेस रिएक्टिव? वो लेस रिएक्टिव जो हैं उनके 3 कारण यहाँ पर हैं। अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 इज द रिजोनेंस इफेक्ट, एंड नंबर 2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। जो CX बॉन्ड है, जहाँ पर कि क्लोरीन जो अटैच है बेंजीन के रिंग के साथ में, जो कार्बन है वो sp2 कार्बन है, वो sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन है। एंड थर्ड वन इज द फिनाइल कैटायन फॉर्मेशन। तो जो फिनाइल कैटायन यहाँ पर बनता है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो यहाँ पर ये 3 इसमें न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में 3 हमारे पास रीजन है। वाई द हेलो एरिन्स आर द लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन कंपैरिजन टू द हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू द हेलो एरिन्स। सो नंबर 1 इज द रिजोनेंस इफेक्ट। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जो कार्बन, ये वाला जो कार्बन है क्लोरोबेंजीन में, ये वाला जो कार्बन है, और जो यहाँ पर ये क्लोरीन यहाँ पर अटैच है, तो CCl बॉन्ड जो है एक्वायर से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। यहाँ पर जो है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पर एक करेक्टर यहाँ पर होता है, और ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पर करेक्टर होता है ये रिजोनेंस की वजह से होता है। तो आपको ये मालूम है कि जहाँ पर भी डबल बॉन्ड है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द सिंगल बॉन्ड। तो CCl बॉन्ड अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इट एक्वायर्स ए पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू द रिजोनेंस। बॉन्ड क्लीवेज इज डिफिकल्ट कंपेयर टू हेलो एल्केन। जो हेलो एल्केन्स हमारे, अगर आपने पहले इसमें देखा हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो ये वाला जो बॉन्ड होता है ये ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है ये CCl बॉन्ड जो है, अभी हम लोग इसको फिर देखेंगे, CCl बॉन्ड जो है ये डबल बॉन्ड करेक्टर इसका होता है। सो देयरफॉर हेलो एरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो कैसे होता है यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर, उसका कैसे आता है? अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जो ये आपका क्लोरीन यहाँ पर अटैच है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके पास लोन पेयर्स हैं। तो लोन पेयर की वजह से ये इसमें रिजोनेंस में यहाँ पर ये आ जाते हैं। जो इसमें जो 6 आपके यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ में रिजोनेंस आएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पर आ जाएंगे, और ये जो बॉन्ड, यहाँ वाला जो बॉन्ड था, ये उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आ जाएंगे। और अगेन जो है ये वाला जो माइनस चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पर आएंगे, और ये वाला जो है वो यहाँ पर चला जाएगा।
ये आ गया, और सिमिलरली अगर आप देखेंगे ये यहाँ पर आ जाएगा और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आ जाएंगे। सो दीज आर द रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोबेंजीन। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो कार्बन और क्लोरीन, इसमें जो है वो एक डबल बॉन्ड यहाँ पर एक करेक्टर वो उसका हो जाता है। तो यहाँ पर एक रीजन आपका ये हो गया उसमें कि कार्बन और क्लोरीन में एक जो है वो आपका डबल बॉन्ड करेक्टर है। इसकी वजह से क्या होता है कि कार्बन क्लोरीन का जो डबल बॉन्ड है उसकी वजह से उसका जो टूटना है वो बहुत मुश्किल है। इसकी वजह से उसमें न्यूक्लियोफाइल जो है उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाता है। सेकंड, अगर आप इसमें रीजन देखेंगे, ये जो कार्बन है क्लोरोबेंजीन में, ये जो कार्बन है और यहाँ पर ये क्लोरीन यहाँ पर अटैच है, तो ये वाला जो कार्बन है ये sp2 कार्बन है। और sp2 कार्बन होने की वजह से क्या होता है, मोर s करेक्टर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे एक s ऑर्बिटल है और दो इसमें p ऑर्बिटल हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर s करेक्टर इस वाले कार्बन में ज्यादा है। तो sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। sp2 कार्बन क्या है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपेरिजन टू द दिस इज द sp3 कार्बन। ये हेलो एल्कीन है, हेलो एल्कीन में ये वाला कार्बन जो है दिस इज sp3 कार्बन। तो इस कार्बन से ये वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, sp2 कार्बन हैड इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन CCl बॉन्ड मोर टाइटली। तो जो CCl बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा टाइटली वहां पर होते हैं। एंड द बॉन्ड इज शॉर्ट। उसकी वजह से क्या होता है, ये वाला जो बॉन्ड है हमारा, इसकी जो लेंथ होती है वो 169 पिकोमीटर है। और यहां पर अगर आप देखेंगे इसमें sp3 कार्बन है, तो ये जो है यहाँ पर लेस s करेक्टर है, तो कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पर कार्बन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यहाँ पर जो कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर जब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी होने की वजह से क्या होता है कि ये जो बॉन्ड लेंथ है यहाँ पर 177 पिकोमीटर है। तो अगर आप नॉर्मली देखेंगे कि कोई भी अगर शॉर्ट, अगर किसी भी बॉन्ड की अगर शॉर्ट लेंथ है तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है वो नहीं टूट पाएगा। तो सेकंड रीजन हो गया हमारा ये, क्योंकि कार्बन जो यहाँ पर अटैच है क्लोरीन से, इसमें sp2 कार्बन यहाँ पर है और हेलो एल्केन्स में जो है वो sp3 कार्बन है। तो आपको इस लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप उसको खुद सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक जो है वो क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेकंड, अगर आप देखेंगे इसमें जो थर्ड हमारा रीजन है दैट इज अनस्टेबल फिनाइल कैटायन। तो फिनाइल कैटायन इज फॉर्म बाई सेल्फ आयोनाइजेशन। अगर क्लोरोबेंजीन में जो CX बॉन्ड है, CCl बॉन्ड है, अगर उसका सेल्फ आयोनाइजेशन हो जाता है तो वहां पर हमारे पास फिनाइल कैटायन बनता है। तो फिनाइल कैटायन जो है वो स्टेबलाइजेशन उसका नहीं होता है बाई रिजोनेंस, तो उसमें रिजोनेंस नहीं हो पाएगा और वो जो है स्टेबल नहीं होगा। तो फिनाइल कैटायन जो है दैट इज C6H5 प्लस, क्योंकि अगर क्लोराइड आयन यहाँ से निकल जाएगा तो ये C6H5 प्लस बचेगा। दिस इज फिनाइल कैटायन, इज वेरी शॉर्ट लिव्ड एंड हैज नॉट प्रिपेयर्ड यट एज ए स्टेबल स्पीसीज। अभी तक उसको जो है सॉल्यूशन में जो है या किसी भी उसमें सॉल्यूशन में हम उसको जो है प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं, तो वो उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं है, वो काफ़ी शॉर्ट लिव्ड है। तो दीज आर द थ्री रीजन्स कि उस जो क्लोरोबेंजीन है या जो हेलोएरीन्स हैं उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। तो सो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द कार्बन हेलोजन बॉन्ड्स ऑफ एराइल हैलाइड्स आर स्ट्रॉन्गर। सो दीज आर द रीजन, कार्बन हेलोजन बॉन्ड्स ऑफ एराइल हैलाइड्स आर स्ट्रॉन्गर देन एल्काइल हैलाइड। तो एक रीजन ये हो गया। द सिंपल एराइल हैलाइड्स आर नॉर्मली रेसिस्टेंट टू अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल इन आइदर SN1 और SN2 रिएक्शन। तो जो सिंपल एराइल हैलाइड है, क्लोरोबेंजीन है हो गया, ब्रोमोबेंजीन हो गया, आयोडोबेंजीन हो गया, यहाँ पर SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन जो है वो नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है, जो अभी हमने 3 रीजन जो अभी डिस्कस किए उनकी वजह से वो वहाँ पर उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसमें नहीं होती है। लो रिएक्टिविटी कैन बी अल्टर्ड। अगर जो लो रिएक्टिविटी जो हमारे पास हेलोएरीन्स की है उसको हम अल्टर कर सकते हैं। कैसे अल्टर हो सकती है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती हैं, लेकिन जो सिंपल हमारे पास जो एराइल हैलाइड्स हैं वहाँ पर जो है वो रेसिस्टेंट होते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन वो कौन सी कंडीशन है जिसमें कि अगर हम रिएक्शन कंडीशन को अल्टर कर देते हैं तो हमारा जो है या एराइल हैलाइड का जो है
उसको हम अल्टर कर देते हैं या रिएक्शन कंडीशन को चेंज कर देते हैं तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो व्हाट आर द टू कंडीशंस? नंबर 1, यूजिंग स्ट्रांगली बेसिक न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट। अगर हम बहुत स्ट्रांग न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट ले लेंगे तो वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। सेकेंड इज द एक्टिवेशन ऑफ एराइल हैलाइड बाय सब्स्टिट्यूशन विद स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप सच एज नाइट्रो ग्रुप, NO ग्रुप, CN ग्रुप। अगर हम उसमें एराइल हैलाइड को एक्टिवेट करेंगे तो एराइल हैलाइड को जब हम एक्टिवेट कर देंगे और बाय सब्स्टिट्यूशन, तो जब हम उसको एक्टिवेट करेंगे तो उसमें इस टाइप के ग्रुप होने चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। तो जब हम किसी भी क्लोरोबेंजीन में या एराइल हैलाइड में से जब हम इलेक्ट्रॉन्स को वहां से बाहर खींच लेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेंजीन रिंग के अंदर कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे कैसे होता है। हाई एनर्जी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाई एनर्जी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मीन्स कि आपने उसको जो है काफी ज्यादा हाई एनर्जी दी है, आपने रिएक्शन कंडीशन को अल्टर कर दिया है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन बाय द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, डाउ प्रोसेस। सो क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 623 केल्विन। इतने हाई टेम्परेचर पे अगर आप इसको करेंगे 623 केल्विन टेम्परेचर पे, और आपको जो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो न्यूक्लियोफाइल है, हाइड्रोक्साइड आयन है, दैट इज स्ट्रांगली न्यूक्लियोफाइल। अगर हम उसको एक 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर आपको प्रेशर भी बहुत ज़्यादा उसमें रखना पड़ेगा, तब उसका जो है वहाँ पर, और फिर उसका हम एसिडिफिकेशन करेंगे, देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फिनॉल। तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन जो है हम उसको फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं एट 623 केल्विन एंड एट हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 300। कैसे होगा? सपोज दिस इज द क्लोरोबेंजीन। अगर हमने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, दिस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, एंड दिस टेम्परेचर 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, यहां पर क्या होगा, ये ONA आ जाएगा और ये प्लस NaCl प्लस वाटर, और हमने इसका जब एसिडिफिकेशन किया तो इट इज कन्वर्टेड इनटू द फिनॉल प्लस NaCl। सो दीज आर द अल्टरेशन ऑफ द रिएक्शन कंडीशंस ऑफ द सिंपल एराइल हैलाइड। तब हमने उसका ये किया है। लेकिन जो सेकंड, तो यहां पर क्या होगा कि SN1 जो मैकेनिज्म है वो नहीं होगा। मतलब ये जो हमने पहले कंडीशन करी नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो सकता है। तो इन कंक्लूजन, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं, आर डिफिकल्ट टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच एरीन्स। तो इलेक्ट्रॉन रिच एरीन्स में जो है वो काफी डिफिकल्ट है। या तो हमने क्या किया कि जैसे क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन में हमने एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया और एक हायर टेम्परेचर पे हमने रिएक्शन करी, तो वहां पर क्या हुआ कि उसका क्लोरोबेंजीन जो है वो, या ब्रोमोबेंजीन जो है वो फिनॉल में उसका कन्वर्जन हो गया। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा बाहर निकाल दें। अब इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कैसे निकालेंगे हम? जब हम उसमें बेंजीन में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स हम उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप है, NO ग्रुप है और CN ग्रुप है। तो सो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एक्टिवेटेड एराइल हैलाइड्स। अगर हमने सपोज इसको एक्टिवेट कर दिया तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा हैं, इसमें यहां पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हमने इसको इलेक्ट्रॉन्स को यहां से निकाला, तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम ऑर्थो पोजीशन में और पैरा पोजीशन में यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर उसमें अवेलेबल हैं, तब इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। सो द सिंपल एराइल हैलाइड्स आर इनर्ट टू दी यूजुअल न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। जो यूजुअल न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है उसमें जो है दे आर इनर्ट, सिंपल एराइल हैलाइड, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। लेकिन अगर हमने स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप उसमें इंट्रोड्यूस कर दिए, NO2, NOCN और N2+ आर रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिंग। तो यहां पर हमने क्या है, अगर ये ग्रुप उसमें इंट्रोड्यूस हैं तो हम उसको एक्टिवेशन, हमने जो बेंजीन रिंग है उसको हमने, क्लोरोबेंजीन का जो बेंजीन रिंग है उसको हमने एक्टिवेशन कर दिया। एक्टिवेशन का क्या मतलब है? टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो वहां पर हमने उसके इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है उसके अंदर, वो वहां पर हमने कम कर दी है। So these are the groups are required to activate the ring, provided
दीज ग्रुप्स आर लोकेटेड एट द ऑर्थो पोजिशन, पैरा पोजिशन। या तो ये ऑर्थो पोजिशन पे होने चाहिए या पैरा पोजिशन पे होने चाहिए या दोनों पोजिशन में होने चाहिए, ऑर्थो एंड पैरा ऑफ द एराइल हैलाइड। तो अभी तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सिंपल जो एराइल हैलाइड्स हैं उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता जब तक हम उसमें या तो रिएक्शन कंडीशन को काफी स्ट्रांग ना करें या उसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स हम उसमें सब्स्टिट्यूट ना करें। तो पहले वाला हमने रिएक्शन कंडीशन को अल्टर करके देख लिया। अब उसी कंडीशन में अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसमें ऐड कर देते हैं तो क्या होता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहां पर अगर हमने ये नाइट्रो ग्रुप अगर हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया तो यहां पर हम फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इफ NO2 ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजिशन एंड पैरा पोजिशन, द रिएक्शन रिएक्टिविटी इज इंक्रीज। तो यहां पर क्या होगा, रिएक्शन रिएक्टिविटी जो है वो काफी इंक्रीज हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, जो क्लोराइड आयन है उसको हम लोअर टेम्परेचर में रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि जो हमारा क्लोरोबेंजीन था, जो सिंपल एराइल हैलाइड था, वहां पर हमने 623 केल्विन टेम्परेचर लिया, लेकिन और 300 जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमने रिएक्शन करी। लेकिन अगर हम वहां पर इसमें अगर पैरा आइसोमर अगर हम लेते हैं, पैरा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप आ जाता है, तो क्या होगा, 443 केल्विन पे ही रिएक्शन यहां पर हो जाती है। और अगर हमने ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे हमने नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस किया तो 368 केल्विन पर ही रिएक्शन हो जाती है, टेम्परेचर और कम होता जा रहा। इट मीन्स ये ज्यादा रिएक्टिव जो है आपका क्लोरोबेंजीन, ज्यादा रिएक्टिव, मतलब हमने उसको ज्यादा एक्टिवेट कर दिया। लेकिन अगर ऑर्थो पोजीशन पे भी है, इस पोजीशन में भी है, इसमें भी है और इस पोजीशन पे भी है, पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन, तीनों पोजीशन में अगर नाइट्रो ग्रुप है तो केवल वार्म वाटर में रिएक्शन हो सकती है। तो यहां पर एक क्वेश्चन आपका ये आ जाता है कि अगर तीनों पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप है तो ये हमारी जो रिएक्शन है वो एक बहुत कम टेम्परेचर पे हो जाती है, केवल अगर हम वार्म वाटर यूज करेंगे। तो क्लोरोबेंजीन में बी कन्वर्टेड into the nitrochlorobenzene may be converted into the phenol at lower temperature। लेकिन अगर हमने ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर यहां पर लिया तो 368 केल्विन पर हो जाती है, लेकिन अगर हमने केवल पैरा आइसोमर ले लिया तो 443 केल्विन पर ये रिएक्शन हो जाती है। अब आप ये देखें, रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये क्लोरोबेंजीन था, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है और हमने ये 443 केल्विन पर रिएक्शन ये यहां पर करी, फिर उसका हमने एसिडिफिकेशन किया तो इट इज कन्वर्टेड इनटू द दिस नाइट्रोफिनॉल। तो रिएक्टिविटी इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ द NO2 ग्रुप, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट दिखाता है। तो नेगेटिव चार्ज अपीयर्ड, जो नेगेटिव चार्ज अपीयर्ड होता है ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, क्योंकि इसमें जो है नाइट्रो ग्रुप की वजह से, या जब हम इसमें सपोज कोई भी ग्रुप अगर इसको रिप्लेस करेगा, न्यूक्लियोफाइल जब इसको रिप्लेस करेगा तो उसमें क्या होगा, निगेटिव चार्ज अपीयर्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर जो निगेटिव चार्ज अपीयर होता है वो क्या करता है, उसको नाइट्रो ग्रुप स्टेबलाइज कर देता है। तो उसकी वजह से ये जो है रिएक्शन हो जाती है, उसको अभी हम लोग देखेंगे। इस टाइप का इफेक्ट जो है वो मेटा पोजीशन पे नहीं आता है, तो इसलिए जो है केवल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ये इफेक्ट होता है। यहां पर अगर आप देखें कि ऑर्थो पोजीशन पर भी नाइट्रो ग्रुप है और पैरा पोजीशन पे भी नाइट्रो ग्रुप है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, दिस इज पिक्राइल क्लोराइड। तो अगर हम यहाँ पर एक्वस NaOH लेंगे या केवल वार्म वाटर में रिएक्शन करेंगे, हम यहाँ पर जो है हमने कोई भी इसमें टेम्परेचर ज्यादा नहीं दिया, केवल वार्म वाटर हमने यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पर हमें 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड, तो ये जो है रिप्लेस हो गया, जो हाइड्रोक्साइड आयन है उसने ये क्लोराइड आयन को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास जो रिएक्शन होगी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन से हमें 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड ये हमें मिल गया। तो यहां पर अभी तक आपको यह पता चल गया होगा कि नाइट्रो ग्रुप का, अगर एक नाइट्रो ग्रुप है तो उसका क्या इफेक्ट है, ऑर्थो पोजीशन पर है तो क्या इफेक्ट है, और पैरा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर है तो वहां पर रिएक्शन जो है ये काफी कम टेम्परेचर पे हो जाती है। सो दिस इज द एक्टिवेशन ऑफ द एराइल हैलाइड्स बाय इंट्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। सो रिएक्शन ऑफ, एक आपको एग्जांपल और बता देते हैं हम
रिएक्शन ऑफ 1-chloro-2,4-dinitrobenzen, 1-chloro-2,4-dinitrobenzen विद डाईमिथाइल एमीन। तो यहां पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन का जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम 1-chloro-2,4-dinitrobenzen बाई डाईमिथाइल एमीन इन एथेनॉल सॉल्यूशन। एथेनॉल सॉल्यूशन में अगर हम इसको रिएक्शन को करते हैं एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे अगर हम रिएक्शन करते हैं तो इस कंडीशन में अगर हम केवल क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करेंगे तो इट कंप्लीटली फेल्स टू रिएक्ट विद द डाईमिथाइल एमीन। तो क्लोरोबेंजीन की डाईमिथाइल एमीन के साथ में रिएक्शन नहीं होती है इन कंडीशन में। लेकिन अगर हम वहां पर 2 पोजीशन में और 4 पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप है तो ये रिएक्शन जो है वो हो जाती है। और ये जो रिएक्शन है 10⁸ टाइम्स फास्टर देन द क्लोरोबेंजीन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर है। एक क्वेश्चन आपका यहां पर बन जाता है कि 1-chloro-2,4-dinitrobenzen में जो है रिएक्शन इजीली हो जाती है, लेकिन क्लोरोबेंजीन में जो है वो रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि 1-chloro-2,4-dinitrobenzen जो है वो उसको हमने एक्टिवेट कर दिया बाय इंट्रोड्यूसिंग नाइट्रो ग्रुप एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। तो ये आप यहां पर देखेंगे, अगर दिस इज द 1-chloro-2,4-dinitrobenzen, ये हमने, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल डाईमिथाइल एमीन, और ये केवल रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस में ये रिएक्शन हो जाती है इन एथेनॉल सॉल्यूशन। तो यहां पर हमें ये मिला कंपाउंड। फिर हमने इसमें ये हमने इसके जो है 2 मोल्स यहां पर ले लेते हैं, देन ये हमारा जो है ये कंपाउंड यहां पर बन जाता है, और जो क्लोराइड आयन है ये कंप्लीटली रिप्लेस हो जाता है बाय दिस ग्रुप। सो NN डाईमिथाइल 2,4-डाईनाइट्रोएनिलीन, ये हमारा जो है कंपाउंड यहां पर बन जाता है, और 2,4-डाईनाइट्रो-NN डाईमिथाइल एनिलीन। सो दिस इज द एक्टिवेशन ऑफ द रिंग। तो यहां पर आपको अभी तक क्लियर मालूम चल गया होगा कि अगर हम रिएक्शन कंडीशन को अल्टर करते हैं या जो हमारे पास एराइल हैलाइड्स हैं उसमें नाइट्रो ग्रुप हम उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर, तो वो उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। सो व्हाई डू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स फैसिलिटेट न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स जो है वो क्यों करते हैं उसको, न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को। जो डिस्प्लेसमेंट होता है, न्यूक्लियोफाइल जो डिस्प्लेसमेंट कर देता है क्लोराइड आयन का, वो क्यों करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि ये तो ठीक है कि उसने वहां से जो है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर दिया, बेंजीन रिंग से उसने इलेक्ट्रॉन्स को वहां से उसकी डेंसिटी कम कर दी, और वहां पर फिर इजीली न्यूक्लियोफाइल उसको रिप्लेस करता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? सो द नेगेटिव चार्ज अपीयर्ड एट ऑर्थो एंड पैरा, जो नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे, इज स्टेबलाइज्ड बाई नाइट्रो ग्रुप। क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज वहां पर आता है ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे, जब हम न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करते हैं तो नाइट्रो ग्रुप उसी कार्बन पर होता है जहां पर कि आपका नेगेटिव चार्ज आता है, तो इसलिए उसका जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है। और इस टाइप का जो इफेक्ट है वो मेटा पोजिशन पर अगर नाइट्रो ग्रुप है वो उसमें नहीं होता है। तो हम आपको एक एग्जांपल यहां पर दिखाएंगे, रिएक्शन ऑफ 1-bromo-nitrobenzen। यहां पर हमने ब्रोमो ले लिया, 1-bromo-nitrobenzen विद मिथॉक्साइड आयन, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल मिथॉक्साइड आयन। अगर सपोज न्यूक्लियोफाइल यहां पर रिएक्शन कर रहा है और दिस इज द, ये पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन है और 1-bromo-nitrobenzen। अगर 1-bromo-nitrobenzen है और इसमें मिथॉक्साइड आयन जो कि न्यूक्लियोफाइल है वो रिएक्शन करेगा तो ब्रोमाइड आयन जो रिप्लेस हो जाएगा, ये क्लियर है। लेकिन वो होती क्यों है रिएक्शन? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर आया तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर आ जाएंगे, तो यहां पर माइनस चार्ज आ जाएगा ये आपका। या अगर सपोज जो है ये वाला जो है यहां पर जो है ये वाला जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये यहां पर आ सकते हैं, तो ये वाली पोजीशन, तो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और दिस इज द NO2 ग्रुप, ये आपका NO2 ग्रुप है। अब क्या होगा फिर, थर्ड जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है यहां पर, थर्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या हुआ, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये आपके जो है, ये वाला बॉन्ड यहां पर चला जाएगा, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है नीचे आ जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर,
ये इलेक्ट्रॉन्स उसी कार्बन के पास हैं पैरा पोजीशन पर जहां पर कि नाइट्रो ग्रुप है, और इसकी वजह से जो है ये स्टेबलाइजेशन इसका हो जाता है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फिर यहां पर ये डबल बॉन्ड बना देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहां से ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां चले जाते हैं, तो ये माइनस चार्ज यहां पर आ जाता है। सो दीज आर द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और यहां पर आप देखेंगे द स्ट्रक्चर्स थर्ड एंड फोर्थ, जो थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर्स हैं कंट्रीब्यूट टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ एनायन। तो थर्ड एंड फोर्थ जो स्ट्रक्चर है ये उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये एनायंस को स्टेबलाइज करते हैं, क्योंकि ये जो माइनस चार्ज है यहाँ पर उसी कार्बन के पास है जहां पर कि नाइट्रो ग्रुप है, और यहाँ पर एन का यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो सिमिलर कंडीशन जो है अगर ऑर्थो पोजीशन पे है, अगर आप खुद भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऑर्थो पोजीशन में भी आपको सेम स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। वहां पर ऑर्थो पोजीशन पर जो है माइनस चार्ज आएगा जहां पर कि नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा, एंड मेटा पोजीशन में इस टाइप का जो है कोई भी आपको चीज, वो इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो एनायंस जो है उसका स्टेबलाइज नहीं होगा। तो इसलिए जो है अगर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स वहां पर हैं, तो उसका जो आपका जो है वो रिंग को एक्टिवेट कर देता है और न्यूक्लियोफाइल उसको जो है रिप्लेस कर देता है। So if nitro group present at ortho and para positions, the reaction reactivity is increased towards nucleophilic substitution due to the electron withdrawing effect of the nitro groups, and nucleophile replaces halide ion easily at lower temperature। तो वहां पर जो है न्यूक्लियोफाइल जो है वो हैलाइड आयन को रिप्लेस कर देता है एट लोअर टेम्परेचर पर। तो ये आई थिंक मुझे आप लोगों को जो है ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा आपको कि क्लोरोबेंजीन और एक्टिवेटेड जो आपके एराइल हैलाइड्स हैं उनमें रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक हो सकती है, लेकिन सिंपल जो आपके एराइल हैलाइड हैं क्लोरोबेंजीन है या ब्रोमोबेंजीन है उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। एंड अगर आप रिएक्शन कंडीशन को अल्टर करेंगे या आपने स्ट्रक्चर को अल्टर किया, स्ट्रक्चर को अल्टर करने का मतलब है आप नाइट्रो ग्रुप उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है, और माइनस चार्ज उसी कार्बन पर आना चाहिए जहां पर कि नाइट्रो ग्रुप अटैच है। तो इसका क्या मतलब है कि वो आपके एनायंस जो हैं वो स्टेबल हैं, और इसी की वजह से जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली हो जाता है एट लोअर टेम्परेचर्स। नाउ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोगों ने देख लिया है, या न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सो द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यहां पर हमें यह मालूम होना चाहिए कि हैलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अगर क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन में ये अटैच हैं, क्लोरीन है ब्रोमीन है ये बेंजीन में अटैच हैं, तो ये हैलोजेंस हैं वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं बाय द इंडक्टिव इफेक्ट। बट हैलोएरिन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन लाइक बेंजीन रिंग। जैसे बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है, अब क्या हुआ यहाँ पर कि हैलोजेंस तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, वो इलेक्ट्रॉन को निकाल भी रही हैं बेंजीन रिंग से, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक जो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है वो वहां पर जो है उसकी रिएक्शन हो जाती हैं। तो कौन कौन सी रिएक्शंस हैं? हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। तो ये 4 रिएक्शंस अभी हम लोग देखते हैं क्यों ऐसा होता है। तो अगर आप हैलोजेंस यहां पर देखेंगे, हैलोजेंस में जो है ये कार्बन और क्लोरीन, यहां पर आप देखेंगे यहां पर जो है ये सिंगल बॉन्ड यहां पर है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका जो मूवमेंट है वो क्लोरीन की तरफ चला जाता है, बिकॉज दिस क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ये आपका इस क्लोरीन की तरफ जो है यहां पर हो जाता है। और ड्यू टू रिजोनेंस क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन पेयर के, ये रिजोनेंस करते हैं इन पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में, बेंजीन के साथ में। तो यहां पर तो माइनस प्लस चार्ज आ जाता है। देन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके यहां पर आ जाएंगे, और यहां पर ये डबल बॉन्ड करेक्टर यहां पर आ जाएगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहां पर आ जाएंगे। तो ये यहां पर आए, ये यहां पर आए, तो ये स्ट्रक्चर आपका ये मिल गया। यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, और ये माइनस चार्ज यहां पर आ जाएगा। अब क्या हुआ कि ये जो है फिर ये यहां पर आ जाएगा,
और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके ये यहाँ पर आ जाएंगे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये यहाँ पर आए, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें, द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिलीज बाय रेजोनेंस, तो यहाँ पर जो लोन पेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं वाया रेजोनेंस। ये दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्पेसिफिकली स्टेबलाइजेज द ऑर्थो एंड पैरा कार्बोकैटायन। जो ऑर्थो एंड पैरा कार्बोकैटायन बनेंगे उनको ये स्टेबलाइज करते हैं, क्योंकि माइनस चार्ज जो है वहीं पर ही जाएगा जहां पर कि आपके पॉजिटिव जो ऑर्थो एंड पैरा जो कार्बोकैटायन बनते हैं उनको ये स्टेबलाइज करेगा। कैसे करता है इसको जो है, अगर आप कंप्लीट हमारा लेक्चर देखना है तो ये लेक्चर 55 है, हैलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। ये लेक्चर 55 जो है आप इसको देख सकते हैं, और इसका जो लिंक है मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में उसमें हम डाल देंगे। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, सपोज यहां पर जो है इलेक्ट्रोफाइल, सपोज क्योंकि दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑर्थो पोजीशन पर जब अटैक करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आएंगे, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल ने यहां पर अटैक करेगा तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे ही यहाँ ये कार्बोकैटायन आपका बना, जो पॉजिटिव चार्ज आया, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन पेयर के, ये इसको स्टेबलाइज यहाँ पर कर देते हैं, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड बन गया, ये आपका यहाँ पर बन गया, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे, देन ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड जो है इस इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया। सिमिलरली आपका ये वाले स्ट्रक्चर जो हैं ये बन जाते हैं। तो ये जो है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ड्यू टू दिस क्लोरीन की यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस है। तो ये डीएक्टिवेटिंग तो है, जैसे अभी हमने देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देता है अपनी तरफ, जो है वो उसको अट्रैक्ट कर देता है, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, लेकिन ये ड्यू टू रिजोनेंस जो है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, और उसको रिलीज करने की वजह से क्या होता है कि इट स्टेबलाइजेज द ऑर्थो एंड पैरा कार्बोकैटायन। अगर ऑर्थो पे अटैक करेगा या पैरा पे अटैक करेगा तो वहां पर जो आपका जो है इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करता है तो वहां पर उन कार्बोकैटायन को ये स्टेबलाइज करता है। So due to resonance, the electron density increases at ortho and para positions than at meta position. Meta position पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं होती है, केवल ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। हेलोजन एटम जो है इट विड्रॉज इलेक्ट्रॉन ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट एंड डीएक्टिवेशन ऑफ रिंग अकर्स कंपेयर टू बेंजीन। अगर हम बेंजीन की यहाँ पर रिएक्शन करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, वो इजीली हो जाती हैं, लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पर हेलोजन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। सो देयरफॉर ड्यू टू लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलो एरिन्स अकर स्लोली। यहाँ पर स्लो होती है ये रिएक्शन इन हेलो एरिन्स इन कंपेरिजन टू द बेंजीन and require more drastic condition compared to the benzene। तो सपोज अगर आप इसका हेलोजिनेशन यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर हमने हेलोजिनेशन किया, एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड हमने यहाँ पर लिया, तो ये हमारे पास दो प्रोडक्ट यहाँ पर बनते हैं, एक तो 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। तो जो पैरा प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा ये मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो इन रिएक्शंस में कभी भी अगर हम जो एराइल हैलाइड्स हैं, एराइल हैलाइड की अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो वहाँ पर पैरा प्रोडक्ट हमें वो जो है मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, और जो हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट होगा वो माइनर प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि किस कंडीशन में हमें यहाँ पर अगर हम क्लोरोबेंजीन जो एराइल हैलाइड्स हैं उनका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एनहाइड्रस FeCl3 से अगर हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर हमें जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, पैरा प्रोडक्ट। तो 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन ये मेजर प्रोडक्ट है और दिस इज द माइनर प्रोडक्ट 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। सिमिलरली नाइट्रेशन इन नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हमें ये जो मिलता है 1,4-नाइट्रोबेंजीन, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ये पैरा जो प्रोडक्ट है हमें मेजर मिलेगा, एंड दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। जो ऑर्थो प्रोडक्ट है ये हमें माइनर मिलता है। सल्फोनेशन
इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम यहाँ पर हीट करेंगे इसको, तो हीट करने पर हमें 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये हमें मेजर मिलेगा। एंड दिस इज द माइनर प्रोडक्ट, 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। नाउ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर हम एल्काइल क्लोराइड्स लेते हैं और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पर हमें लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें जो है ये CH3 यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया है, 1-क्लोरो-4-मिथाइल बेंजीन, 1-क्लोरो-4-मिथाइल बेंजीन। तो ये रिएक्शन कंडीशन है, दिस इज द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। मैकेनिज्म इसका वही है जो हम लोग पहले बेंजीन से पढ़ चुके हैं, जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो है जो बेंजीन में होता है, सिमिलर टाइप का जो है वो रिएक्शन मैकेनिज्म है। 1-क्लोरो-4-मिथाइल बेंजीन, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज द माइनर प्रोडक्ट, 1-क्लोरो-2-मिथाइल बेंजीन। नाउ अगर हमने एसिटाइल क्लोराइड यहाँ पर ले लिया, तो एसिटाइल क्लोराइड में क्या होगा, हमारे यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा, 4-क्लोरो-एसीटोफिनोन, दिस इज 1 2 3 4, 4-क्लोरो-एसीटोफिनोन, COCH3, ये मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। एंड 2-क्लोरो-एसीटोफिनोन जो है ये हमें माइनर प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ द एराइल हैलाइड्स। तो यह भी आप लोगों को सबको समझ में आया होगा कि कैसे रिएक्शन होती है, क्यों होती है, कैसे होती है। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में डाल के, अगर कुछ आपको कंसेप्ट कहीं पर क्लियर नहीं आ रहा है, देन यू कैन आस्क। नाउ द कपलिंग ऑफ एराइल हैलाइड alkyl halides in presence of metal. So these are the three reactions. यहाँ पर अगर आप देखेंगे, Wurtz reaction, Fittig reaction and Wurtz-Fittig reaction. जो आपकी वुड रिएक्शन है ये 1855 में ये रिएक्शन आई थी, जो साइंटिस्ट थे वुड, कपलिंग ऑफ 2 एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर प्रोड्यूसेस एल्कीन। तो ये जो है, जो आपके एल्केन्स हैं, जो हेलो एल्केन्स हैं, उनके लिए ये रिएक्शन थी, जो ओरिजिनल रिएक्शन है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कपलिंग ऑफ 2 एल्काइल हैलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का पर्पस, यहाँ पर जो सॉल्वेंट हम लेते हैं उसका पर्पस केवल इतना ही है कि यहाँ पर जो है जो भी रिएक्शन हम करेंगे, क्योंकि सोडियम जो है इट इज़ हाईली रिएक्टिव, कोई भी मॉइस्चर अगर है वो थोड़ा बहुत जो है उसको वो ड्राई ईथर जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है यहाँ पर। सो दिस इज द वुड्स रिएक्शन, कपलिंग ऑफ 2 एल्काइल हैलाइड। ये वुड्स रिएक्शन जो है इट इज ओनली द कपलिंग ऑफ 2 एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर। दिस इज द ओरिजिनल रिएक्शन। एंड द फिटिग रिएक्शन, ये रुडोल्फ फिटिग ने दिया था 1864 में, कपलिंग ऑफ 2 एराइल हैलाइड विद सोडियम, दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, एंड यहाँ पर बाई एराइल हमें यहाँ पे मिलता है। तो ये जो रिएक्शन हमें दी थी, दिस इज द फिटिग रिएक्शन, दिस इज गिवन बाय द रुडोल्फ फिटिग इन 1864। एंड थर्ड वन इज द वुड्स-फिटिग रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है, क्रॉस कपलिंग ऑफ एन एराइल हैलाइड एंड एन एल्काइल हैलाइड। अगर एक हमने एल्काइल हैलाइड लिया, एक हमने एराइल हैलाइड ले लिया, सो दिस इज द वुड्स-फिटिग रिएक्शन। यहाँ पर हमें क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ सेम कंडीशन है, सोडियम मेटल हमने लिया और एक ड्राई ईथर में हमने रिएक्शन करी, तो वी गेट द एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एरीन। यहाँ पे हमें एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एरीन मिलता है। सो ये तो अभी आपको जो है ये कई बुक्स में जो है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपको इसमें मिलता है, लेकिन ये जो है वुड रिएक्शन क्या थी वो आपको पता होना चाहिए, फिटिग रिएक्शन किसने दी एंड वुड-फिटिग रिएक्शन जो है वो क्या है। तीनों रिएक्शन जो है वो आपकी अलग अलग होती हैं। वुड रिएक्शन में केवल 2 एल्काइल हैलाइड लिए जाते हैं, फिटिग रिएक्शन में कपलिंग ऑफ 2 एराइल हैलाइड ली जाती हैं, जो रुडोल्फ ने 1864 में दी। एंड वुड्स-फिटिग रिएक्शन में जो है वो क्रॉस कपलिंग होती है, यहाँ पर हमें एक एराइल हैलाइड और एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं, तो यहाँ पर एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड हमें एरीन मिल जाता है। तो दीज आर द कपलिंग रिएक्शन। इसमें हमें क्या मिलता है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कपलिंग रिएक्शन है। अगर एक ही तरह के एराइल हैलाइड हैं तो हमें जो है सिमेट्रिकल कंपाउंड मिलेगा। अगर हमें एक एल्काइल ले लिया, एक एराइल ले लिया, तो वहाँ पर हमें अनसिमेट्रिकल कपलिंग हमें देखने के लिए मिलती है। सो द कपलिंग ऑफ, अगर हमने एराइल ले लिया तो हमें सिमेट्रिकल प्रोडक्ट, या एल्काइल ले लिया तो हमें सिमेट्रिकल प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। अदर मेटल कौन सी यूज कर सकते हैं हम, सिल्वर, जिंक, आयरन एंड एक्टिवेटेड कॉपर में आल्सो बी यूज। दीज आर द अदर मेटल्स जिनको हम यूज कर सकते हैं।
सो दिस इज द फिटिक रिएक्शन। क्योंकि हम जो हैं एराइल हैलाइड्स पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर फिटिक रिएक्शन लेंगे केवल। तो यहाँ पर अगर हमने दो मॉलिक्यूल्स ले लिए हमने, दिस इज द एराइल हैलाइड, ये क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, एंड आयोडीन and 2 mole of sodium in dry ether, so we get the diphenyl. This is the symmetrical product, and plus 2NaX. So this is the Fittig reaction. And Wood-Fittig reaction, coupling of aryl halide and alkyl halide. यहाँ पर अगर हमने एक aryl halide ले लिया, एक alkyl halide लिया, a mixture of an alkyl halide and an aryl halide is treated with sodium in solvent ether. तो यहाँ पे हमें क्या मिला? एल्काइलेटेड एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज ArCH3, दिस इज द बेंजीन रिंग, और ये यहाँ पर जो है हमें जो मिथाइल ग्रुप है ये यहाँ पर अटैच है। सो वी गेट द एल्काइलेटेड एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज द वुल्ज-फिटिग रिएक्शन। सो वुल्ज-फिटिग रिएक्शन जो है ये हमें जो है किसने दिया था? ये रुडोल्फ ने दिया था यहाँ इस रिएक्शन को भी। और यहाँ पर सोडियम प्लस RS ड्राई ईथर अगर हम लेते हैं, एल्काइल हैलाइड यहाँ पर लिया तो ये हमें एल्काइल एरीन यहाँ पर हमें ये मिल जाता है, प्लस सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड हमें मिल जाता है, और ये हमें टॉल्वीन यहाँ पर, या एल्काइल एरीन और टॉल्वीन या मिथाइल बेंजीन हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो इनका रिएक्शन मैकेनिज्म है, दिस इज द C6H5X, दिस इज द एराइल हैलाइड प्लस 2Na। तो यहाँ पर जो है ये सोडियम जो है इसका एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर ट्रांसफर करेगा तो सोडियम ये क्लोराइड या ब्रोमाइड यहाँ पर आ जाएगा। तो हमें ये एक यहाँ पर मिल जाता है साल्ट जिसमें 2 आयंस होते हैं, यहाँ पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर प्लस चार्ज है। देन सिमिलरली अगर RX अगर हमने यहाँ पर एक ये RX लिया हुआ है तो यहाँ पर भी NaX के साथ रिएक्शन होके ये आपका कंपाउंड इस तरह से ये यहाँ पर मिलेगा। ये वाला जो कंपाउंड है देन इट विल अटैक टू दिस R एंड वी गेट द C6H5R. So this is the Wulff-Fittig reaction. So similarly अगर आप और रिएक्शन अगर यहाँ पर देखते हैं, जो जर्मन रुडोल्फ ने जो 1863 में उन्होंने जो खुद रिएक्शन करके देखी थी, वो रिएक्शन जो है वो ये है। अगर हमने ये डाइब्रोमोबेंजीन ले लिया, पैरा पोजीशन पर यहाँ पर है 2CH3I एंड सोडियम, और ये डाई इथाइल ईथर जो सॉल्वेंट ईथर है, अगर हमने इसमें रिएक्शन करी तो यहाँ पर क्या हुआ? क्योंकि हमने 2 मॉलिक्यूल ये ले लिए तो दोनों के दोनों जो ये ब्रोमीन है ये दोनों रिप्लेस यहाँ पर हो गए हैं, और यहाँ पर हमें ये वाला कंपाउंड जो है वो ये हमें मिला है। सो दिस इज द वुल्फ-फिटिग रिएक्शन। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये अगर यहाँ पर एक मिथाइल है और एक ब्रोमीन है और हमने एक ही मॉलिक्यूल यहाँ पर लिया तो इसने इस ब्रोमीन को रिप्लेस किया, और रिप्लेस करने के बाद हमें ये वाला कंपाउंड यहाँ पर ये रिएक्शन उन्होंने क्या किया था कि बेंजीन में किया, ये डाइइथाइल ईथर में किया, ये बेंजीन में किया, तो यहाँ पर हमें ये वाला कंपाउंड यहाँ पर मिल जाता है। सो दिस इज द वुल्फ-फिटिग रिएक्शन, जिसमें हमने एक एराइल हैलाइड लिया और एक एल्काइल हैलाइड हमने यहाँ पर लिया। सो दिस इज द वुल्फ-फिटिग रिएक्शन। सो थैंक यू वेरी मच। आपको जो है अगर कुछ पूछना है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर इसे मिलेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ अपने डाउट क्लियर करने हैं तो आप कमेंट्स में जाके उसको जो है वो पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।